फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया एंड इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, कोविड-19 के कारण पिछले एक साल में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनकम इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। पीयू रिसर्च सेंटर ये एक फैक्ट टैंक है यूएस बेस्ड। वर्ल्ड बैंक के देखो अभी फ़िलहाल जो प्रोजेक्शंस हैं विभिन्न देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में, वही डेटा यूज़ किया गया पीयू रिसर्च सेंटर के द्वारा ये पता लगाने के लिए कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है इनकम्स पर। और जो रिपोर्ट पब्लिश की गई पीयू रिसर्च सेंटर के द्वारा, उसमें देखो इन्होंने विभिन्न देशों की जनता को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले पुअर, वो लोग जो $2 या फिर इससे कम कमाते हैं। दूसरे नंबर पे लो इनकम, उन लोगों की कैटेगरी जो एक दिन में $2 से लेकर $10 के बीच में कमाते हैं। तीसरी कैटेगरी मिडिल इनकम, $10 से $20 के बीच। चौथे नंबर पे अपर मिडिल इनकम, $20 से लेकर $50 के बीच। और सबसे लास्ट में हाई इनकम, वो उन लोगों की कैटेगरी है जो एक दिन में $50 से अधिक कमाते हैं। देखो, ना सिर्फ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज हुई है कोविड-19 के बाद, बल्कि और भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी चेतावनी दी है कि महामारी के कारण कई सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। जैसे देखो, कोविड-19 के आने के बाद हमारे देश में जो मिडिल क्लास है वो 33% सिकुड़ गई है। मतलब पहले अगर हमारे देश में 100 लोग मिडिल क्लास में आते थे तो अब 66 आते हैं। 33% जो लोग हैं वो इनकम लेवल में नीचे चले गए हैं। और ऐसे लोग जो एक दिन में 150 रुपये से कम कमाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या डबल हो गई है। और ज़्यादा डिटेल से बात करें, देखो 2011 में हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या थी 340 मिलियन। 8 सालों में सरकार ने अच्छा काम किया और 2019 आते आते हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या हो गई 78 मिलियन। लेकिन महामारी के कारण गरीब लोगों की संख्या बढ़ गई, कितनी? बाय 75 मिलियन। पूरे वर्ल्ड में गरीबी जितनी बढ़ी है, यानी जितने लोग और ज़्यादा गरीब हुए हैं महामारी के कारण, उनमें से 60% तो अकेले इंडिया में हैं। मनरेगा स्कीम का लाभ कितने ज़्यादा लोगों ने उठाया महामारी के दौरान या फिर उसके बाद, बात तो कह नहीं सकते, अभी भी महामारी चल रही है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हो गए हैं। इसके बाद दूसरी क्लासेस की भी बात की जाती है, जैसे मिडिल क्लास। ऑलरेडी हमने बात की कि पहले 10 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आते थे, लेकिन महामारी के कारण अब सिर्फ 6.6 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। ऐसे देखो, हर एक कैटेगरी के बारे में कुछ डेटा रखा गया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिडिल क्लास का डेटा और पुवर्टी संबंधी डेटा ये इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप आंसर्स में कर सकते हो। तो इस प्रकार से डेटा की सहायता से आपने देखा कि इंडिया में हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं कोविड-19 की वजह से, जबकि दूसरी तरफ चाइना में जो जनसंख्या है ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है, लेकिन चाइना में हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं। आईएमएफ ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि 2020 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय हाउ मच? बाय 8%। और दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, चाइना की इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी बाय 2.3%। मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर चाइना के लिए उतना ख़राब भी नहीं रहा जितना इंडिया के लिए ख़राब रहा। कोविड-19 की महामारी की वजह से चाइना में गरीब लोगों की संख्या 10 लाख तक बढ़ सकती है और मिडिल इनकम ग्रुप में आने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ तक कम हो सकती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया पे कोविड-19 का ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों हुआ? देखो, इवन कोविड-19 से पहले भी इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी। कोविड-19 ने उस इम्पैक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। कोविड-19 से पहले इंडिया काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स
से सफ़र कर रहा था, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम्स, रूरल डिस्ट्रेस, मालन्यूट्रिशन, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो देखो ज़्यादा वल्नरेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कोविड-19 के कारण जहाँ देखो हम बात कर रहे हैं कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। BSE 200 इंडेक्स में जो 200 कंपनीज आती हैं उनका देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई रहा 1.67 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि पिछले साल के अपेक्षाकृत 57% ज़्यादा था। यानी वही बात, अमीर और ज़्यादा अमीर हुए, गरीब और ज़्यादा गरीब हुए। लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, इनकम लेवल कम हो गया। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई पिछले फाइनेंशियल ईयर में। देखो हालात ऐसे नहीं रहेंगे, ये बात सही है। इवन थर्ड क्वार्टर में भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट कितनी थी? -23%। और दूसरे क्वार्टर में कितनी थी? दूसरे क्वार्टर में इंडिया की ग्रोथ रेट थी -7.3%। लेकिन पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, थोड़ी सी, लेकिन पॉजिटिव थी। कितनी? 0.4%। और फोर्थ क्वार्टर के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं। तो अनुमान के अनुसार पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होगी बाय 8%, यानी इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट रहेगी -8%। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट रह सकती है 10 से 11%। ज़्यादा तो देखो रहनी ही है, क्योंकि पिछले साल इतनी ज़्यादा कम हो गई है, बेस ईयर कम हो गया है, तो बेस इफेक्ट के कारण इस साल इकोनॉमी ग्रोथ रेट अच्छी खासी रहेगी। लेकिन अगर देखो पिछले साल को हम हटा दें और 2020 के फाइनेंशियल ईयर को बेस मान के करंट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ का एस्टिमेट लगाएं तो सिर्फ ये 1.1% होगा। यहाँ पर देखो, समझ गए ना? मतलब अगर देखो बेस मानेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर को तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट होगी 10-11%। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर को हटा दें, जो कि काफ़ी ख़राब रहा कोविड-19 की वजह से, तो उससे पिछले यानी 2020 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ग्रोथ रेट रहेगी इस साल सिर्फ 1.1%। तो देखो अभी तक के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कैसे इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं इंडिया में इंक्रीज़ हुई हैं। तो अब राइटर अपने सजेशंस देते हैं। राइटर कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज़ जो बढ़ रही हैं इसको एड्रेस करने के लिए एक 3 प्रोस्ट अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, दूसरे नंबर पे रेजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट और तीसरे नंबर पे क्वेसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम और अदर सोशल सेफ्टी नेट्स। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस की। सरकार को देखो क्वालिटी और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने पर फोकस करना होगा। देखो अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई रोड बनता है, कोई ब्रिज बनता है, तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। 2011-12 में हमारे देश में इन्वेस्टमेंट रेट थी 39%, जो कि 2018-19 में घट के हो गई 31.7%। हाल ही के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने का प्रोविज़न किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट सिर्फ सरकार की इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा नहीं होंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी सरकार को उचित कदम उठाने होंगे। मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा आए, इसके लिए सरकार को राइट स्टेप्स लेने होंगे। अब चैलेंजेस की बात करें, देखो हर साल देश में 7 से 8 मिलियन प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन मिसमैच काफ़ी है डिमांड और सप्लाई में। हमारे देश में स्किल्ड लोगों की संख्या कम है। इंडिया में सिर्फ 2.3% लोग ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल स्किल्स हैं। साउथ कोरिया में 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल स्किल्स हैं। जापान में ऐसे लोगों की संख्या 80% है और यूएसए में 52% लोगों के पास में फॉर्मल स्किल्स हैं।
इतने सारे प्रोग्राम सरकार चलाती है स्किल से संबंधित, फिर भी स्किल्ड लोगों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। काफ़ी चिंता की बात है इंडिया के लिए। तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल चेंज चैलेंज। देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना होगा। सर्विस सेक्टर इतने ज़्यादा लोगों को अभी फ़िलहाल रोज़गार नहीं दे सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में वीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने पे सरकार को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इनफॉर्मल सेक्टर पे फोकस करके इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स। पांचवा पॉइंट, ऑटोमेशन धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनसे भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर कम होंगे, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे देखो, कोई हेल्थ संबंधित स्कीम है या फिर इंश्योरेंस संबंधित स्कीम है, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए सभी वर्कर्स के लिए। रूरल और अर्बन वर्कर्स के रियल जो वेजेस हैं उनको रेज करना, सबके लिए मिनिमम वेजेस की गारंटी, इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा। अब दूसरा एलिमेंट जो है 3 pronged अप्रोच में, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट को रेज करना। ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, ये मुख्य पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होगा। कोविड-19 से हमें बहुत सारे लेसन मिलते भी हैं कि हेल्थ सेक्टर पर अभी भारत कितना कम खर्च करता है। अभी देखो, हेल्थ सेक्टर पर खर्चा है सिर्फ 1.5% ऑफ जीडीपी। इसे इंक्रीज करके 2.2 से लेकर 3% ऑफ जीडीपी के बीच में लाना है और इंडिया को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ना है। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में देखो कहीं कहीं तो आपको हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे जो वर्ल्ड के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स का मुकाबला करते हैं, जैसे IITs हैं, IIM हैं, IISc हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में अभी भी बहुत से स्कूलों में लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं है, डिजिटल गैप काफ़ी ज़्यादा है। कोविड-19 की वजह से क्लासेस जब ऑनलाइन हुई तो डिजिटल गैप काफ़ी क्लियरली उभर के आया। तो इन सब बातों पे सरकार को ध्यान देना है। अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं 3 pronged अप्रोच में, जो कि है क्वेसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्वेसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये होता है, मतलब आप पूरी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम ना लागू करो लेकिन आधी कर दो। एग्जैक्टली तो देखो आधी भी नहीं बोल सकते। क्वेसी का मतलब होता है कि पार्टली, नॉट कंप्लीटली। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का तो मतलब ये है ना कि सभी मतलब पॉपुलेशन जितने भी हैं सभी लोगों के लिए कम से कम बेसिक इनकम को सुनिश्चित करना। लेकिन ऐसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब जैसे वो महिलाएं जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा है उनको कैश ट्रांसफ़र कर दो कुछ। मनरेगा में अभी 100 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलता है, दिनों की संख्या इंक्रीज कर दो। अर्बन एरियाज़ में भी कोई नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चला दो। अब ये सारे स्टेप्स उठाने के लिए आइडेंटिफिकेशन की भी दिक्कत नहीं है, किसको स्कीम का लाभ दिया जाए किसको ना दिया जाए। और देखो ये सारे स्टेप्स अगर उठाए जाएंगे तो ज़रूरतमंद लोगों को इनकम सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी स्टेप्स राइटर बताते हैं। जो राइटर ने शुरू में ये 3 pronged अप्रोच दी थी ना, उसके अलावा हैं ये स्टेप्स। इन तीनों अप्रोचेस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इस अप्रोच के अलावा कुछ स्टेप्स जो सरकार को उठाने चाहिए, ऐसा राइटर बोलते हैं। जैसे फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करना, खास करके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। दूसरे नंबर पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना। एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स में स्टेट को बड़ा रोल निभाना होगा। अभी स्टेट्स ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती नहीं है, सेंटर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स में। ये 3 नए जो कानून हैं वो भी सरकार ही, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है ना। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ट्रेड की टर्म्स को इम्प्रूव करना जिससे किसानों को फ़ायदा हो। नेक्स्ट, सरकार स्टेप्स ले ताकि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। अभी देखो इतने सारे जो हमने स्टेप्स बोले हैं ये सरकार को उठाने चाहिए। ये सरकार तभी उठा सकेगी ना जब सरकार के पास रेवेन्यू होगा। तो सरकार को अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशो को इम्प्रूव करना। डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारे देश में टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, यानी सरकार को कम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखो सरकार क्या कर सकती है,
एक तो जो लोग अभी टैक्स पे नहीं करते हैं, मतलब कायदे से उन्हें करना चाहिए, लेकिन टैक्स इवेजन जो लोग करते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स दायरे में लाया जाए। दूसरा, जो अमीर लोग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, इससे सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो सेंटर और स्टेट फाइनेंसिस में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ हैं। सेंटर को ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, स्टेट्स को कम रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो स्टेप्स उठाने चाहिए कि स्टेट्स को भी अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त हो, जिससे कि वो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट्स में डेवलपमेंट लाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। स्टेट बजट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी देखो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर देती हैं। जैसे तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस प्रकार के वादे किए गए हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम आपको एक जूसर देंगे गिफ्ट में, एक वॉशिंग मशीन देंगे। ये जो फ्रीबीज है ना, इनसे कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। अगर उतने ही पैसे का इस्तेमाल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाए, जैसे स्कूल्स बनवाने पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर, या फिर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स पर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं करती, तो स्टेट बजट्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे डेमोक्रेसी को मजबूत करना और डिसेंट्रलाइजेशन की सहायता से भी इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइजिंग इनइक्वालिटीज़ के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नाटो से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, इस आर्टिकल का मेन जो थीम है वो यही है, क्या इंडिया को नाटो के साथ ज़्यादा एंगेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सी राजा मोहन तो इस आर्टिकल में यही वकालत करते हैं कि अब इंडिया को नाटो को नो नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले नाटो की अगर बात करें, पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर्स हैं 30। हाल ही में मोंटेनिग्रो लेटेस्ट कंट्री है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी थी? 1949 में बनी थी यूएसएसआर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। उस समय कोल्ड वार चल रहा था, तो यूएसए, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आए थे यूएसएसआर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5, जो कि कहता है अगर नाटो के ग्रुप में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे नाटो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हमला मानेगा। इसलिए सारे देश यानी 30 के 30 मेंबर एकजुट होंगे उस हमले का बदला लेने के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए। देखो, 12 सितंबर 2001 को सिर्फ एक बार नाटो ने अपने इस आर्टिकल 5 को इन्वोक किया है। यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत दूसरी जगहों पर अटैक हुआ था, तो इसे नाटो ने अपने ऊपर अटैक माना था। बाद में अफगानिस्तान में जब सेना भेजने की बारी आई तो नाटो के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस ऑपरेशन में, ताकि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सके। तो ये नाटो के बारे में बेसिक जाना हमने। देखो, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो उस समय तो इंडिया का नाटो के साथ एंगेज करने का मतलब नहीं बनता था, क्योंकि एक तरफ इंडिया नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल था। इंडिया ना यूएसए की तरफ था ना यूएसएसआर की तरफ था, बल्कि देखो यूएसएसआर की तरफ इंडिया ज़्यादा केंद्रित था। बाद में 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई और काफ़ी बार यूएसएसआर ने इंडिया का साथ दिया जब कश्मीर के इशू पर रेजोल्यूशन आया यूएन में। बट देखो, 1990-91 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वार भी समाप्त हो गया। तो अब इंडिया नाटो के साथ एंगेज ना करे, इसका कोई ठोस रीज़न है नहीं। नाटो अभी काफ़ी सारे ऐसे देशों के साथ कंसल्ट करता है, एंगेज करता है जो पहले न्यूट्रल थे कोल्ड वार के दौरान, या फिर इवन नॉन अलाइंड ग्रुप में शामिल थे। उन देशों के साथ नाटो आज के समय में डील करता है, तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहे। वैसे भी देखो, आज के समय में नाटो के जो मुख्य मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिया का रेगुलर कांटेक्ट है। जैसे यूएसए, फ्रांस, इनके साथ इंडिया
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करता है। रशिया एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से इंडिया के कंसर्न्स हो, इंडिया नाटो में ना शामिल होना चाहे। शामिल होने की तो बात ही नहीं है, वैसे नाटो ना तो इंडिया को मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, बात एंगेज करने की है। तो नाटो के साथ एंगेज ना करने का एक रीज़न हो सकता है रशिया, कि इंडिया को कहीं ऐसा लगे रशिया नाराज हो जाएगा अगर इंडिया नाटो के साथ एंगेज करता है। देखो, पहली तो बात, इंडिया की नज़दीकियां जो ऑलरेडी यूएसए के साथ ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं पिछले कुछ सालों में, रशिया इससे ऑलरेडी खुश तो है नहीं। क्वाड में भी इंडिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको लेकर रशिया के कंसर्न्स हैं। तो नाटो के साथ भी एंगेज कर लेगा तो ऐसा तो है नहीं कि रशिया और भी ज़्यादा नाराज हो जाएगा। ऑलरेडी रशिया इन चीज़ों से खुश है नहीं, तो इंडिया को नाटो के साथ एंगेज कर लेना चाहिए। वैसे भी देखो, रशिया भी तो चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहे हैं ना, हम भी तो उससे खुश नहीं है ना, तो फिर हमें क्यों रुकना चाहिए रशिया के कंसर्न्स के चलते। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, इंडिया ये भी चाहता है कि रशिया के कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाए, रशिया से भी कंसल्ट किया जाए। तो फिर रशिया को भी इसे ये मानना चाहिए कि सभी देश देखो अपने रिलेशंस जो हैं वो खुद से निर्धारित करते हैं, और इंडिया का नाटो के साथ जो एंगेजमेंट इंक्रीज होगा तो वो ऐसा नहीं कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती कम हो जाएंगी। ये जीरो सम गेम नहीं है, इस मामले में रशिया को ये समझना चाहिए। इसके बाद राइटर के द्वारा और भी रीजंस दिए जाते हैं कि यूरोप को लेके ना इंडिया के हमेशा कंसर्न्स रहे हैं, क्योंकि देखो ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट 200 सालों तक इंडिया पर राज किया, और उस समय शुरुआत में आपको याद होगा दूसरे देश भी आए थे, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इन सबको ब्रिटेन ने हराया था, तब जाके उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया इंडिया के ऊपर। और जब रूल चल रहा था ब्रिटेन का, तब भी ब्रिटेन इन देशों पर नज़र रखता था कि कहीं ये देश जो हैं हमें हरा ना दें, फिर से हमारा जो रूल है वो इंडिया के ऊपर से ख़त्म ना हो जाए। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स की सोच थी, वही सोच थोड़ी थोड़ी इंडियंस में भी इनकलकेट हो गई, वही डीएनए इंडिया में आ गया। लेकिन देखो, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने इन यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ लिया देश को आज़ाद करवाने के लिए। जैसे फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी काबुल में, जो कि हेड की गई थी राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला के द्वारा। जर्मनी की सपोर्ट से ऐसा हुआ था 1915 में। उसी प्रकार से सोवियत यूनियन जो नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर रहा ब्रिटिश राज को ख़त्म करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन सपोर्ट ली इंडिया से ब्रिटेन को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद देखो 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। तो यूरोप को लेके इंडिया के जो कंसर्न्स थे, जो आप कह सकते हो एपैथी थी, वो जारी रही। इंडिया को लगा कि जो ये यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, इंडिया को लगा कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो यूएसए का ही एक्सटेंशन है, वो यूएसए की बात मानते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूके, ये सब देश। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ये यूएसएसआर के सैटेलाइट कंट्रीज़ हैं। और जबकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट में था, तो इस प्रकार से इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया। तो कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में क्रिएटिव एंगेजमेंट का जो स्कोप था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आधे देशों को इंडिया ने मान लिया कि ये यूएसए के पाले में है, आधे देशों को, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया ने मान लिया कि ये यूएसएसआर के पाले में है। तो फिर एंगेज करने के लिए कोई बचा ही नहीं, यानी यूरोप के ऊपर इंडिया ने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया। तब तो कम से कम इंडिया को यूरोप पर ध्यान देना चाहिए था, बट इंडिया ने तब भी यूरोप पर ध्यान नहीं दिया। इंडिया का जो रवैया था यूरोप की तरफ वो ढीला ढाला रहा। लेकिन अब देखो एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, नाटो के साथ एंगेजमेंट इंडिया को इंक्रीज करनी चाहिए। इससे इंडिया को काफ़ी सारे फायदे होंगे। फायदे जैसे कि देखो कई सारे मुद्दे जैसे टेररिज्म, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, इवॉल्विंग नेचर ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, इन सब इश्यूज पर इंडिया और नाटो के बीच सस्टेन डायलॉग होगा। इंडिया को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाटो में जो 30 देश आते हैं, हर एक देश के साथ हमारी मिलिट्री जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया शेयर करेगा उनके साथ, और वो इंडिया की नेशनल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे होंगे अगर इंडिया नाटो के साथ एंगेज करता है।
और वैसे देखो, नाटो और यूरोप को इंडिया जैसे पार्टनर्स की आवश्यकता है इंडो पैसिफिक में एक रोल प्ले करने के लिए। इंडिया को भी ये पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई एक देश स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और इंडिया ने क्वाड में भी इंथुजियाज्म शो किया है। क्वाड में अब इंडिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नाटो के साथ एंगेज करने में अब इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा राइटर मानते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर कहते हैं, देखो रशिया और चाइना ये भी तो यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। चाइना ने यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और रशिया तो आधा यूरोप में ही आता है। हालांकि यूरोप डिवाइडेड है रशिया के साथ कोऑपरेशन को लेकर, फिर भी ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो रशिया के साथ कोऑपरेशन को बंद नहीं करना चाहते। तो अगर इंडिया मेजर यूरोपियन इंस्टीट्यूशन यानी नाटो के साथ डील नहीं करता है, एंगेज नहीं करता है, तो फिर अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को इंडिया खो देगा, और ये एक केस होगा स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिनाइल का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नाटो से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।